हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं हम जेई एडवांस लेवल के PYQs को कर रहे हैं। अभी तक हमने सर्कल के 2009 तक के क्वेश्चंस को देखा था। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पैराबोला। सर्कल के जितने भी बाकी के PYQs बचे हुए हैं जेई एडवांस लेवल के, उनको हम आगे कभी करेंगे। अभी हम एक नया टॉपिक, ये जो पैराबोला है, आज से उसे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ गया है और इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप करना है और जो मेन क्वेश्चन है और जो टफेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर अप करना है। तो पैराबोला के अंदर आज हमने लिया है ये पहला क्वेश्चन जो आया था जेई एडवांस 2024 के अंदर। इसमें क्या बोला गया था, लेट A1 B1 C1 बी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन, सपोज दैट द लाइन्स A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट्स टू द कर्व y square equals to 8x at A1 and B1 respectively if कैपिटल O is equals to 0 0, मतलब कैपिटल O जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन पॉइंट को, एंड C1 is equals to -4,0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की बात इन्होंने पूछी है। तो इन्होंने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनके बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि कौन सा जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो हमें केवल ट्रू वाले बताने हैं। अब हमने पहले भी ये बात डिस्कस कर रखी है कि जब भी कभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चाहे कैसे भी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हों, एडवांस का, मेंस का, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं उसकी एक रफ इमेजिनेटिव फिगर को बनाने की, जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और हम देखेंगे उसके बेसिस पर ही हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ पर पैराबोलिक जो इक्वेशन बता रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये कुछ इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और ये हो गई हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब अगर हम इसको कंपेयर कर देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 2, तो हमारे पास फोकस आ जाएगा 2,0 पर। अब इन्होंने क्या बता रखा है कि एक पॉइंट है हमारे पास C1 और वो जो C1 पॉइंट है कहां पर बता रखा है, -4,0 पर। उसके अलावा इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक ओरिजिन पॉइंट भी है हमारे पास, ये ओरिजिन पॉइंट O हो गया यहां पर 0 0 पर। उसके अलावा इन्होंने और क्या बता रखा है हमें, A1 और B1 करके भी 2 पॉइंट्स इस पैराबोला पर इस तरीके से बता रखे हैं कि A1 C1 एंड B1 C1 हमारे पास इसकी टेंजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो अभी के लिए हम A1 कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं और B1 भी कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट से हमने A1 को यहां कहीं पर ऊपर एज्यूम कर लिया है और हमने C1 से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। तो लेट से ये पॉइंट हो गया A1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और B1 कुछ इस टाइप का सा हो जाएगा अभी के लिए। लेट से ये हो गया हमारे पास पॉइंट B1। अब क्योंकि हम देख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x वाला जो कर्व होता है हमारे पास वो सिमेट्रिक टू द x एक्सिस होता है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। तो अगर हम यहां पर देखें, ध्यान से देखें कि ये जो पॉइंट C1 दे रखा है ये हमें किस पर दे रखा है, x एक्सिस को के ऊपर ही दे रखा है। तो यहां से जो हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है, ये C1 A1 जो लेंथ होगी वो C1 B1 के इक्वल ही होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकली ही इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। तो अब यहां पर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर हमें इस पॉइंट को निकालना होगा तो हमें थोड़ा सा पैराबोला के बेसिक में जाना पड़ेगा। वो क्या, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे पास A1 के ऊपर अवेलेबल, ये जो A1 पॉइंट है ये हमारा पैराबोला के ऊपर अवेलेबल है। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर ये A1 हमें पता होता तो हम पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि हमें A1 नहीं बता रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट C1 बता रखा है, और ऐसे केस के अंदर हम कभी भी अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकाला करते थे पैराबोला के लिए तो वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से हुआ करती थी। अगर हम y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की अगर कोई इक्वेशन ले लेते हैं और उसको हम टेंजेंट की फॉर्म में देखते हैं किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला के लिए, तो हम जानते हैं
यहां से जो टेंजेंट की इक्वेशन जो बन के आया करती थी टचिंग करते हुए, तो वो हो जाती थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, जहां पर m तो क्या है, इस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो a है वो इस पैराबोला के फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर हमने इस बेसिक चीज को अगर ध्यान में रखा तो हम समझ पाएंगे कि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, C1A1 एंड C1B1 को। बस अभी के लिए अगर हम बात कर लेते हैं C1A1 की, तो हम C1B1 वाली ये जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसको भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने अभी के लिए लिख लिया फॉर C1A1। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो हम देख पाएंगे हम इस इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा पाएंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये टेंजेंट की लाइन इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। और क्योंकि एक ही वैल्यू तो आपने अभी भी कैलकुलेट कर ली है, वो कितनी हो गई 2, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा, हमने इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 प्लस 2 अपॉन m। यहां से अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और यहां से m की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√2। तो जैसे ही हमारे पास m की प्लस माइनस 1/√2 वैल्यू आ जाती है तो हम इस a1 कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, इसको हम बुलाते हैं a और m की टर्म्स में a अपॉन एम स्क्वायर एंड 2a/m करके, और इसी तरीके से हम इस b1 पॉइंट को भी बुला सकते हैं a अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2a/m करके। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और हमारे पास m की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। अगर हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी वो पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो पॉजिटिव आ रही होगी। और ये जो टेंजेंट है हमारे पास जो नीचे की डायरेक्शन में बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कंपैरेटिवली, उसके थ्रू जो बनने वाला एंगल होगा वो हमें टेन थीटा की जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो m है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहां पर जो m की वैल्यू आ रही होगी वो प्लस 1/√2 होगी, और यहां पर जो m की वैल्यू हम ले रहे होंगे वो माइनस 1/√2 हो जाएगी। इतना कॉमन सेंस अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहां पर इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। a की वैल्यू तो हमें समझ में आ रही है, कितनी वैल्यू थी हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2, और 2 के अपॉन में m स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअल में a/m² कितना आ रहा है 4, और इसी तरीके से 2a/m 2 × 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4, और m की वैल्यू हमने यहां पर कितनी ली है प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4√2। ये जैसे ही हमने वैल्यू को कैलकुलेट करा, हम नीचे वाली वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस जो साइन आ रहा है ये बेसिकली सिग्निफिकेंस के लिए आ रहा है कि अगर हम m की वैल्यू प्लस 1/√2 ले रहे हैं तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट इस टाइप से आएगा। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि m की वैल्यू प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है, तो ये इतना हमारे पास कॉमन सेंस है कि यहां पर हम m की वही वैल्यू ले रहे होंगे जो हमने यहां पर ली है, क्योंकि यहां पर माइनस जो आया है साइन वो इसी वजह से आया है जब हमने m की वैल्यू यहां पर ली है पॉजिटिव, उसी के रिवर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पर ये माइनस साइन क्रिएट हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि m की वैल्यू अगर हम माइनस 1/√2 ले रहे हैं तब यहां पर फिर से कोऑर्डिनेट हमें 2a/m ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम माइनस 2a/m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि सिमेट्री है हमारे पास, तो हम समझ पाएंगे कि m की हमें वही वैल्यू लेनी होगी जो कि यहां पर हमने ली है। तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन से, चाहे m की वैल्यू 1/√2 ले लें चाहे माइनस 1/√2 ले लें, दोनों ही कंडीशन से सिमेट्रिसिटी को हम फॉलो कर पा रहे हैं और पॉइंट को बता पा रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो रहा है 4, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास माइनस 4√2, क्योंकि y डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो
नेगेटिव वाई एक्सिस पर मिल रहा है। इतनी बेसिक बात जैसे ही हमें समझ में आती है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है हमसे, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 इज 4√3। अब हमें O के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं 0 0, A1 के कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही लिए हैं 4√2। तो अगर कोई OA1 की लेंथ अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो हम ये बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास OA1 की लेंथ हो जाएगी, बहुत ही सिंपल से आप कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ ये 4 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एंड 4√2 - 0 का स्क्वायर मतलब 4√2 का होल स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 32 मतलब अंडर रूट ऑफ 48, और इसको तो आप क्या बोल सकते हो, 4√3 यूनिट्स। तो हमारे पास OA1 की लेंथ आ गई 4√3, और ये तो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए। अब हमसे बात पूछी गई है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1B1 इज 16। क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो हमने सेकंड ऑप्शन को देखा A1B1 को अगर हमने मीट करा दिया तो इतना तो यार हमें सिमेट्री से समझ में ही आ पा रहा है कि A1B1 जो है एक लाइन x = 4 के ऊपर अवेलेबल है। तो यहां पर जो लेंथ आएगी, चाहे आप इसे फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लो और चाहे आप यहां से डायरेक्टली देख पा रहे हो, A1B1 की जो लेंथ आ रही है दैट इज इक्वल टू 4√2 × 2, जो कि कितना हो जाएगा 8√2। तो यहां पर जो हमारे पास A1B1 की लेंथ आ गई है वो हो गई है 8√2, जो कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बात करते हैं द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल A1B1C1 इज 0 0। ध्यान से देखेंगे फोर्थ ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके का दे रखा है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल A1B1C1 इज 1,0। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं C1 A1B1 या A1B1 C1, कुछ भी आप कैसे भी करके बुला सकते हैं, तो यहां पर हम सिमेट्री को फॉलो होता हुआ देख पा रहे हैं। यहां पर हम इतना भी समझ पा रहे हैं कि ये काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल बन रहा होगा। हमने अभी तक C1 A1 की लेंथ को नहीं निकाला है जिससे कि हमें पता लग पाए कि ये कहां पर अपना ऑर्थो सेंटर दे रहा होगा, लेकिन सिमेट्री के थ्रू इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल तो एटलीस्ट बन रहा होगा। कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन तो नहीं रहा है, लेकिन हमें इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें सिंपल से केवल ऑर्थो सेंटर को निकालना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, आइसोसेलेस को भी अगर हम अपने माइंड में रखते हैं तो आइसोसेलेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर जो आएगा वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री इस लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ये चीज जैसे ही आप समझ पाते हैं आइसोसेलेस की वजह से, क्योंकि सिमेट्रिकली ये यहाँ पर बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा, और इसकी वैल्यू आप जान ही रहे हैं, आपने कैलकुलेट करी थी स्लोप की वजह से m = 1/√2 एंड -1/√2 इन लाइंस का जो स्लोप बन पा रहा है। तो जो ऑर्थो सेंटर है वो हमारे पास इस एक्स एक्सिस पर कहीं अवेलेबल होगा। तो जो सारी फाइट है हमारे पास इस ट्राइंगल A1B1 एंड C1 की, वो बस इतनी ही है कि जो हमारा सेंटर होगा ऑर्थो सेंटर वो 0 0 पर आएगा या 1,0 पर आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें पता है कि जब हमने इस पॉइंट C1 से इस लाइन ज्वाइनिंग A1B1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है, तो वो यहां से पास हो रहा है, मतलब वो जो हमारी लाइन है वो ये वाली टाइप की हो रही है, मतलब ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। अब अगर हमने इस पॉइंट A1 से या इस पॉइंट B1 से सामने वाले अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो जो लाइन है जो हमने ड्रॉप करी है वो अगर 0 0 से पास हो रही होगी तो फिर हमारा ऑर्थो सेंटर 0 0 हो जाएगा, और अगर 1,0 से पास हो रही होगी तो हमारा ऑर्थो सेंटर 1,0 हो जाएगा। यहां पर एक बेसिक समझने की ये जरूरत है कि ऑर्थो सेंटर आखिर होता क्या है।
ऑर्थो सेंटर जितनी भी जो हमारे पास ट्राइंगल में वर्टेसेस होती हैं, उन वर्टेसेस से अपने सामने वाली साइड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उन परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको ही हम ऑर्थो सेंटर बुलाते हैं। तो जब हमने इस C1 से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक परपेंडिकुलर हमारे पास यहां आ गया। अब हम इस A1 से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो लेट से हमने ये परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से ड्रॉप कर दिया। अभी हमें इस पॉइंट का नहीं पता है कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। इस ऑर्थो सेंटर को अभी के लिए हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट से अभी के लिए H से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हमें इस लाइन का पता लग जाए तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। अब हम समझ पा रहे हैं C1 B1 के लिए तो अभी हमने स्लोप निकाला था -1/√2। तो जब इस लाइन का स्लोप हमारे पास, लेट से इसको हमने M1 बोल दिया, इस लाइन का स्लोप था -1/√2 और हम देख रहे हैं ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन होगी इस लाइन के B1 C1 के। तो ऑब्वियसली हमें समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को अभी के लिए हमने D बुला लिया। तो इस लाइन AD के लिए जो स्लोप होगा वो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच के स्लोप के रिलेशन से M1 M2 = -1 से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये -1/√2 आ रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा √2 और हम बहुत इजीली इस लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करा तो हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगी हमारे पास y- क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास A1 अवेलेबल है और स्लोप हमारे पास आ ही गया है, तो ये कितना हो जाएगा y - 4√2 इक्वल्स टू, हम बोल रहे हैं इसे क्या, इक्वेशन ऑफ AD। y - 4√2 इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारे पास आ गई है √2 इंटू x - x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा y - 4√2 इक्वल्स टू √2 टाइम्स x - 4√2। तो यहां से आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं 4√2 से 4√2 उड़ गया है हमारे पास, तो बच कितना रहा है y इक्वल्स टू √2 टाइम्स x। अब अगर इस लाइन की इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हैं तो आपके सारे डाउट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की y = mx टाइप की जो लाइन होती है वो कहां से पास होती हुई हमें समझ में आती है, ओरिजिन पॉइंट से। वो लाइन कभी भी 1,0 से नहीं पास हो सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर तो कोई ना कोई सेगमेंट यहां पर XY एक्सिस पर एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता हमें। और इक्वेशन हमारी y = mx की बजाय कैसी दिखाई देती, y = mx + c। आप इसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर ये लाइन 1,0 से अगर पास हो रही है तो ये 1,0 को सेटिस्फाई करेगी, और ऑब्वियसली ये 1,0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। और क्योंकि इतनी कॉमन सेंस है हमारे पास कि y = √2x टाइप की लाइन y = mx को जब रिप्रेजेंट कर रही है तो ऑब्वियसली ये किसको पास कर रही होगी, किससे पास हो रही होगी, 0,0 से। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये लाइन जिसको हमने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन अपने आप ही करेक्ट हो गया है कि वो लाइन एक्चुअल में इस टाइप से जा रही होगी और ये यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम चाहें तो इस लाइन को अभी के लिए यहां से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने केवल और केवल ये एज्यूम किया था ये ना जानते हुए कि आखिर ये लाइन कहां से पास हो रही होगी। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास D, और यही पॉइंट जो O है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एडवांस लेवल के 2024 के क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस करेक्ट थे। ऑप्शन नंबर ए जिसमें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1 कितना आ रहा था 4√3 and the ortho center of triangle A1 B1 C1 will be situated at origin point 0,0। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल इसी जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।